हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का यह वीडियो फिर से इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, क्या यह सेंटेंस से डिफ़र करता है, क्या क्लॉज एंड सेंटेंस दोनों सिमिलर होते हैं। तो ये जो सारे आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं, रिमूव होने वाली हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जितने भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज और सेंटेंस के बीच में अंतर जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लॉज होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्लॉज क्या होता है। तो इस छोटी सी डेफिनेशन को देखिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड फंक्शनिंग एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, देन दैट काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड अ क्लॉज। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब एक शब्दों का समूह, यानी उसमें कुछ शब्द होंगे जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, और जब वो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर किसी सेंटेंस के अंदर उसका पार्ट बन जाते हैं और पार्ट की तरह फंक्शन करते हैं, तब वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो आपका क्लॉज कहलाता है। चलिए अब इसको और आसान कर देते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर पिंक कलर में एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, यह एक सेंटेंस है। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सेंटेंस है, कविता वॉज सिटिंग ऑन द चेयर बट शी वॉज लिटिल अपसेट। मतलब कविता चेयर पर बैठी हुई थी लेकिन वह थोड़ा सा अपसेट थी। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा सेंटेंस। अभी यहाँ पर मैंने क्लॉज को डिस्क्लोज नहीं किया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में कविता वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है एक्चुअली में ये आपका कहलाएगा क्लॉज। ऑलराइट, इसके बाद सेंटेंस में एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है जो कि है शी वॉज लिटिल अपसेट। तो यहाँ पर शी वॉज लिटिल अपसेट ये भी आपका क्लॉज होगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों क्लॉजेस के बीच में एक और वर्ड आया हुआ है जो कि है बट, और बट यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो कि टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज है या नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन की तरफ देखना है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, ध्यान रहे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद एक वर्ब होगी। वर्ब यानी कि कोई भी फाइनाइट वर्ब। दोस्तों अगर आप फाइनाइट वर्ब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से क्लॉज के बारे में। तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी जो किसी सेंटेंस में फंक्शन करेंगे उसके एक भाग के रूप में, यानी कि एक पार्ट के रूप में। ऑलराइट, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए गए सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि है कविता वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट आया हुआ है और एक फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ, कविता जो कि एक नाउन वर्ड है, और वर्ब क्या है? वॉज सिटिंग। यहाँ पर वॉज सिटिंग ये दोनों ही वर्ब हैं जिसमें वॉज आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और सिटिंग आपकी मेन वर्ब है। तो इस तरह से क्लॉज को आप तुरंत पहचान लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आया हुआ होगा और वर्ब आई हुई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में पहले वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देख रहे हैं, कविता वॉज सिटिंग के बाद ऑन द चेयर ये कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पर यह भी एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कहलाएगा फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जान लीजिए। फ्रेज में क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब नहीं पाई जाती है, तो इसे हम फ्रेज कह देते हैं। तो यहाँ पर ऑन द चेयर एक फ्रेज है।
तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह किसी सेंटेंस में आकर, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक सब्जेक्ट भी होगा और एक फाइनाइट वर्ब भी होगी, तो वह उस सेंटेंस में, उस वाक्य में आकर उसके भाग के रूप में, एक पार्ट के रूप में कार्य करेगा या फंक्शन करेगा, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे क्लॉज। और ऐसे ही एक दो और क्लॉजेस जब आपस में किसी कनेक्टर से जुड़ते हैं, कनेक्टर मतलब कंजंक्शन से, तो वह मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल में देखा। दोस्तों यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल में मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि यहाँ पर 2 क्लॉजेज हैं, ये बात आपके समझ में आ गई है, लेकिन ये दोनों ही क्लॉजेज इस सेंटेंस में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है When it was raining, he went inside the room, यानी जब बारिश हो रही थी तो वह कमरे के अंदर चला गया। अब यहाँ पर आपको फिर से क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको देखना है When it was raining, तो ये आपका क्लॉज है। लेकिन यह क्लॉज कैसे हुआ, इसके आपको नॉर्म्स निर्धारित करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि क्लॉज के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए जिसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है जो कि है इट, और वर्ब भी है जो कि है was raining, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है जो कि है when, कंजंक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पर when कंजंक्शन लगा हुआ है, इसके बावजूद भी इसके क्लॉज होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये यहाँ पर क्लॉज ही है। इसके बाद जो अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि है ही वेंट इनसाइड द रूम, यहाँ पर यह भी क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर इसके सारी नॉर्म्स, सारी जो शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है जो कि है ही और एक वर्ब है जो कि है वेंट। इनसाइड द रूम यहाँ पर एक फ्रेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी क्लॉज के अंदर कोई फ्रेज आ सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सेकंड सेंटेंस में देख रहे हैं When it was raining, ये एक क्लॉज है ऑब्वियसली, लेकिन यह डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इस क्लॉज के साथ सबसे पहले when कंजंक्शन वर्ड एडेड है, और इसके बाद वाला जो क्लॉज है जो कि है he went inside the room, तो यह आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। आइए जानते हैं अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का यह कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। जी हाँ, क्लॉज के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस और थॉट, यानी जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग की बात नहीं की जाएगी। आपका जो क्लॉज होगा वो अधूरा होगा। इसके बाद जो सेकंड है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो कंडीशन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है डिपेंडेंट क्लॉज के, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो बात कही जा रही होती है उसका कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है, और उसे किसी दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर रेड कलर में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है जो कि है व्हेन आई प्लग्ड एन एप्पल फ्रॉम द ट्री। इसका मतलब है कि जब मैंने पेड़ से एक सेब तोड़ा, ठीक है। तो अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़कर और सुनकर आपको कुछ अधूरापन ज़रूर लग रहा होगा, और जब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप कर देती हूँ कि व्हाट हैपेंड व्हेन आई प्लग्ड एन एप्पल, क्या हुआ जब मैंने एक सेब तोड़ा, तो इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, हम जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसका आंसर क्लियर नहीं है, यानी यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो बिल्कुल अनक्लियर है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट सेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे तो डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा अधूरी बात कही जाती है, और उस अधूरी बात को पूरा करने के लिए हमें एक और स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, और वह स्टेटमेंट होता है दूसरा क्लॉज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं।
आइए जानते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपके सामने यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो है ही गॉट ऑफेंडेड, वह नाराज हो गया। अब यहाँ पर ही गॉट ऑफेंडेड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और यहाँ पर सब्जेक्ट है ही प्रोनाउन वर्ड और गॉट ऑफेंडेड यहाँ पर एक वर्ब है। और इस क्लॉज में किसी भी प्रकार का अधूरापन आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस है, इसीलिए इस क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है, लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसके साथ कॉमा लगाकर कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि एक क्लॉज डिपेंडेंट हो और दूसरा क्लॉज इंडिपेंडेंट। दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंजंक्शन के साथ जुड़कर भी सेंटेंस में आ सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अलग अलग समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इन दोनों ही क्लॉजेस को हम एक साथ जोड़कर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जो कि है When I plucked an apple from the tree, he got offended। यानी जब मैंने पेड़ से एक सेब तोड़ा तो वह नाराज हो गया। अब यहाँ पर टू क्लॉजेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है, और जो सबसे पहला क्लॉज है When I plucked an apple from the tree, यह कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वह अधूरी है। When I plucked an apple from the tree, जब मैंने पेड़ से एक सेब तोड़ा तो उसके आगे क्या, ये हमें नहीं मालूम है, और यह बात हमें पता चल रही है जब हमने यहाँ पर when कंजंक्शन को ऐड किया है। ठीक है, अब इसी क्लॉज में एक फ्रेज भी आया हुआ है जो कि है फ्रॉम द ट्री। आपको याद रखना है कि फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो फ्रेज तो इजी है आइडेंटिफाई करने में। अब इसके बाद जो लास्ट में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया हुआ है ही गॉट ऑफेंडेड, ऑब्वियसली यह एक क्लॉज है, लेकिन यह यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज को इसकी रचना के हिसाब से, यानी कि वाक्य की रचना के हिसाब से हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस की भी अपनी कंप्लीट मीनिंग होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज की भी अपनी कंप्लीट मीनिंग होती है, लेकिन किसी सेंटेंस में रहकर यह एक पार्ट के रूप में फंक्शन कर रहा होता है। तो इस तरह से दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि डिपेंडेंट क्लॉज को हम इंग्लिश ग्रामर में सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्लॉज को। चलिए अब समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ताकि हम सेंटेंस को भी क्लॉज के साथ डिफर कर सकें और उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है छोटी सी, अ सेंटेंस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड ऑलवेज कन्वेज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है कि सेंटेंस भी एक शब्दों का समूह होता है और उन शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी जो कि फाइनाइट वर्ब हो सकती है, और यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा क्या करेगा, इंडिपेंडेंट मीनिंग और कंप्लीट सेंस को ही बताएगा। यानी सेंटेंस को पढ़ने पर हमें यह पता चलेगा कि उसमें जो कही गई बात है वो कंप्लीट है, पूरी है, उसे किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो बात है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जी हाँ, एक सेंटेंस में शब्दों का समूह होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस के लिए उसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो है कंप्लीट मीनिंग। किसी भी सेंटेंस में जो कही गई बात होगी उसकी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, पूरा अर्थ निकलना चाहिए। इसके बाद जो सबसे आखिरी बात है वो है सेंटेंस में हैव टू और मोर देन टू क्लॉजेस। जी हाँ, किसी एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मेन डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस।
अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए कि क्या होता है डिफरेंस क्लॉज और सेंटेंस के बीच में। तो सबसे पहला है क्लॉजेज मे बी अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस बट सेंटेंस नॉट। जी हाँ, क्लॉजेज जो हैं वे सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन कोई सेंटेंस क्लॉजेज का पार्ट नहीं होगा। अब देखते हैं नंबर 2 डिफरेंस। Clauses may be dependent or independent in a sentence joined with a conjunction। यानी कि clauses किसी एक सेंटेंस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जो कि एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। आइए अब देखते हैं डिफरेंस नंबर 3। A sentence always conveys a complete thought but clause not। जी हाँ, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट थॉट को बताता है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर कही गई बात कंप्लीट होती है, उसके लिए किसी दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सरल भाषा में यदि हम कहें तो पूर्ण अर्थ को बताने वाले जितने भी क्लॉजेस होते हैं वे कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके अलावा जो अपूर्ण अर्थ को बताने वाले क्लॉजेस होते हैं वे कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमेशा कोई ना कोई कंजंक्शन ज़रूर जुड़ा हुआ होता है और कभी कभी डिपेंडेंट क्लॉज की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ कर दिया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अब आप आसानी से क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।